नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और अधिकतर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पर सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो में दोस्तों वेक्टर नामक पाठ से संबंधित सभी क्वेश्चंस हैं लगभग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। वेक्टर राशि है एक प्रकार की, वेक्टर होता है और एक होता है स्केलर। वेक्टर ये दिशा बताता है। तो वेक्टर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है आपका थर्ड उत्तर सही होगा। वेक्टर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है और इसका सही जवाब होगा 4। ये तीसरा ऑप्शन। वेक्टर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और पहला वेक्टर होता है समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर जिसे कहते हैं। एक समान वेक्टर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है विपरीत वेक्टर। एक होता है समान वेक्टर, दूसरा होता है विपरीत वेक्टर। और तीसरा जो होता है वो होता है एकांक वेक्टर। तीसरा एकांक वेक्टर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है एकांक वेक्टर और जो चौथा है अंतिम वो है शून्य वेक्टर। तो ये 4 वेक्टर होते हैं। एक होता है समान वेक्टर, दूसरा होता है विपरीत वेक्टर, तीसरा होता है एकांक वेक्टर और चौथा होता है शून्य वेक्टर। तो इसमें समान वेक्टर का मतलब कि समान दिशाएं हो तो समान वेक्टर होगा और विपरीत दिशाएं हो जाएं। जैसे कि एक वेक्टर है, मान लेते हैं हम, उसकी दिशा इस साइड में है और एक और वेक्टर है उसकी दिशा भी उसी साइड में है, जैसे कि ए मान लेते हैं, इसको बी। तो ये कैसे हैं? दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब ये समान वेक्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समान वेक्टर हो गए। बट यहीं भी विपरीत वेक्टर की बात हो तो एक की दिशा एक साइड और दूसरी दिशा उसके अपोजिट हो तो ऐसे वेक्टर जो होते हैं वो विपरीत वेक्टर होते हैं। जैसे ये ए, इसको हम भी मान लें तो हम लिखेंगे इसको वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। तो ये विपरीत वेक्टर हो गए। और जो तीसरा हमने पढ़ा एकांक वेक्टर होता है, इसे एक कैप से डिनोट करते हैं। एकांक वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये है एकांक वेक्टर, इसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। यानी कि वेक्टर जो है, वेक्टर तो है ही और उसका परिमाण, मॉड का मतलब परिमाण होता है, तो परिमाण उसका और जो है वो वेक्टर, इसका जो अनुपात होता है उसे हम एकैक के रूप में डिनोट करते हैं, वो होता है एकांक वेक्टर। और चौथा शून्य वेक्टर, जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य के बराबर हो, वो शून्य वेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अभी हम आपको बताए कि इसमें पूछ भी लिया गया है वही कि वेक्टर कितने प्रकार का होता है, वेक्टर के प्रकार क्या हैं। तो हमने अभी आपको बताया समान वेक्टर, इसमें पूछा गया है वेक्टर के कुल कितने प्रकार हैं। फिलहाल इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसमें वेक्टर के प्रकार हैं, यानी कि वेक्टर के कुछ प्रकार इसमें दिए गए हैं, उसमें चुनना है कि हाँ कौन से प्रकार हैं कौन से नहीं हैं।
लेकिन इसमें जनरली दो ही प्रकार दिए भी गए हैं, तीसरा उपयुक्त में दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमको क्या हमने देखा, समान वेक्टर भी होता है, विपरीत वेक्टर भी होता है, दोनों प्रकार हैं, यानी कि उपयुक्त दोनों। यही उत्तर सही होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है। तो अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि जिसका परिमाण शून्य होता है वो शून्य वेक्टर कहलाता है। जिस वेक्टर का परिमाण शून्य होता है वो शून्य वेक्टर कहलाता है, इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है, यानी कि वह वेक्टर जिसका संपूर्ण रूप से परिमाण जो होता है वो एक होता है, इसी को ही एकांक वेक्टर भी बोला जाता है। एकांक वेक्टर इसका उत्तर है। एकांक वेक्टर जैसे कि इसको आई कैप का मान ले लीजिए तो मान एक होता है। उसी प्रकार जे कैप, इसका मान भी ले लीजिए, इसका भी मान एक होता है। के कैप, इसका भी आप मान ले लें, एक होता है। तो इस प्रकार से ये एकांक वेक्टर है, जिसका परिमाण एक हो वो एकांक वेक्टर कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकांक वेक्टर का परिमाण होता है, वही प्रश्न घुमा दिया गया है इसमें, ध्यान दीजिए। एकांक वेक्टर का परिमाण होता है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एकांक वेक्टर का परिमाण होता है। तो आपने अभी अभी पढ़ा एकांक वेक्टर का परिमाण एक होता है, वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है एकांक वेक्टर कहलाता है, बात एक ही। तो इसमें एक पर चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेक्टरों के योग की विधि है, यानी कि इसमें 2, 3 जो कुछ दिया गया है इसमें से कौन सी विधि है या नहीं है। जो नहीं है वो फिर गलत हो जाए। तो इसमें कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है वेक्टरों के योग की विधि है, इसमें जो दिया गया है। तो पहला जो ज्यामित विधि है ये है, ज्यामित विधि वेक्टरों के योग की विधि है। गणितीय विधि ये भी वेक्टरों के योग की विधि है, यानी ज्यामित विधि और गणितीय विधि दोनों वेक्टर के योग की विधियां हैं। बट यहाँ एक और ऑप्शन है, तीसरा नंबर, वो कह रहा है उपयुक्त दोनों। तो हमको ज्यामित विधि भी नहीं लगाना है, ना ही हमको गणितीय विधि, क्योंकि तीसरा जो ऑप्शन वो दोनों को शामिल करता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों हैं, तो ये सही होगा। यानी कि ज्यामित विधि भी और गणितीय विधि भी दोनों भी वेक्टरों के योग की विधि हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि समांतर चतुर्भुज का नियम का जो उपयोग होता है वह किसके लिए होता है, वेक्टरों के योग के लिए कि वेक्टरों के अंतर के लिए कि वेक्टरों के गुणन के लिए, या उपयुक्त में कोई नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें यही बताना है कि जो समांतर चतुर्भुज वाला नियम है वह किसके लिए है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जो इसको नहीं जानते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वेक्टरों के योग में इसका उपयोग किया जाता है। वेक्टरों का योग देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का नियम है क्या, पहले इसको भी आप देख लें। एक वेक्टर इस प्रकार से खींच दिया जाए, यहाँ O है, तो इसका जो परिणामी है, इसका ये परिणामी होगा। ये जो है एक चतुर्भुज के जैसे इसको मिला देंगे, एक चतुर्भुज के रूप में व्यवहार करेगा। मान लीजिए दोस्तों, इसको हम वेक्टर ए कह दें, इधर इसको हम वेक्टर बी कह दें, तो इसका परिणामी जो है वेक्टर आर जो है
वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के योग से डिनोट किया जाएगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वेक्टरों के योग के लिए इसका उपयोग होता है। इस नियम का जो उपयोग होता है वो वेक्टरों के योग के लिए होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य का पथ होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रक्षेप्य क्या है, बहुत लोग यही नहीं जानते होंगे प्रक्षेप्य क्या है। देखिए दोस्तों, जैसे एक लाइन खींच दी जाए, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड। यहाँ से कोई गेंद उछाली जाए, गेंद इस प्रकार से कुछ होती हुई ऐसे नीचे आएगी ग्राउंड पर। तो ये जो पथ इसके द्वारा बनाया गया, ये पथ जो बना इसके द्वारा गेंद के उछालने पर जो ये पथ बना, ये पथ एक प्रक्षेप्य कहलाता है। प्रक्षेप्य इसे कहते हैं। और ये पथ किस तरह का दिख रहा है, ये परवलय की तरह कुछ व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से परवलय एक होता है, परवलय होता है, उसी प्रकार ये व्यवहार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हम कह देंगे कि प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है ऊंची कूद कूदने वाले खिलाड़ी अपने शरीर को किस दिशा में उछालते हैं सर्वप्रथम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऊंची कूद जो कूदते हैं खिलाड़ी, आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में भी इसका यूज है कि ऊंची कूद जब कूदा जाता है, कोई खिलाड़ी कूदता है या कोई कूदता है, तो उसमें शरीर को ऊपर की ओर उछाला जाता है। उस ऊपर की ओर बैलेंस भी रहे शरीर, इसलिए उछाला जाता है। यानी कि यहाँ पर एक सूत्र आप जानिए, एच बराबर होता है मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, एच मैक्सिमम ये हाइट है, बराबर होता है यू स्क्वायर अपान 2g। ये सूत्र है। यानी कि यदि हमको हाई यानी एच मैक्स रखना है, तो यहाँ पर हमको फिर से इसके बताते हैं, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर कहा गया कि हमको अधिकतम चाहिए। तो आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और साइन यहाँ पर एक ही फैक्टर है जो कि साइन है। साइन के मान के बदलने पर ये पूरी वैल्यू एच की बदल जाएगी। तो यहाँ पर जब तक हम 90 अंश यहाँ नहीं रखते हैं तब तक ये पॉजिटिव भी नहीं रहेगा और इसका मान भी कम आएगा। तो इसलिए मैक्सिमम जो ऊंचाई मिलती है वो 90 अंश पर ही मिलती है। थीटा का मान यहाँ 90 होना चाहिए। यानी हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान 1 होता ही है। तो जब वहाँ पर 1 हो जाएगा तो एच की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हमको मिलेगी। यानी एच मैक्स बराबर यहाँ पर हमको मिलेगा यू स्क्वायर अपान 2g, ये मिलेगा। तो इससे यहाँ पर 90 अंश का मतलब कि जो जमीन की सतह है उससे 90 अंश का उछाल होगा, उसमें कूदते समय 90 अंश का एंगल बनेगा जमीन से। तो ये होगा, इसीलिए जो है ऊंची कूद कूदने वाले खिलाड़ी जो है वो अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर नहीं उछालते हैं, वो अपने शरीर को क्षैतिज दिशा में उछालते हैं, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रक्षेप्य
बहुत अधिक ऊंचाई तक जाने पर त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो प्रक्षेप बहुत अधिक ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्व त्वरण जो होता है वो घट जाता है। यही है इसका सूत्र। यच बराबर ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई कह रहा है, यानी कि यच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान 2g यहाँ है। यदि हम कह दें यहाँ पर यू स्क्वायर कंटिन्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम मान ले उसको, क्योंकि यू स्क्वायर बना हुआ है, उसकी गति जो है नियत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यच बराबर कांस्टेंट इंटू 1/2g। देयरफॉर 1/2 इज आल्सो कांस्टेंट। यहाँ पर 1/2 जो है 1/2 ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी कांस्टेंट कैटेगरी में हम रख देंगे। तो यहाँ पर यच इज प्रोपोर्शनल टू 1/g। तो यहाँ से हमको पता लगा कि यच की वैल्यू यदि हम बढ़ाते हैं तो g का मान ऑलरेडी घटता जाएगा, पूर्ण रूप से घट भी जाएगा। जितना बढ़ाएंगे यच का मान उतना जी का मान घटेगा। तो इसीलिए जो है यही कारण है कि प्रक्षेप बहुत अधिक ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय जो त्वरण का मान है होता है वो घट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बल कितने प्रकार का होता है? दोस्तों बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक संपर्क बल होता है, एक असंपर्क बल। कनेक्टेड फोर्स और एक होता है नॉन कनेक्टेड फोर्स। एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। कनेक्टेड फोर्स और नॉन कनेक्टेड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से बल के प्रकार हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर दो ऑलरेडी दिया गया है, संपर्क बल और असंपर्क बल, यानी उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही है, संपर्क बल भी असंपर्क बल भी, यानी तीसरा ऑप्शन जो है वही सही है, क्योंकि वो दोनों की व्याख्या कर रहा है, दोनों बता रहा है कि दोनों इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों है विराम के जड़त्व का उदाहरण है। यानी कि विराम के जड़त्व, ये न्यूटन का जो नियम था उससे पहले का, ये जड़त्व उससे पहले का है, उसके बाद न्यूटन का तीनों लॉ आया। तो जो है इसमें कहा गया है विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तो विराम के जड़त्व का जो उदाहरण है, बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा जो यात्री है वो पीछे गिर जाता है, क्योंकि बस पहले क्या होती है विरामावस्था में, अचानक वो गति की अवस्था में आती है, पहले विराम फिर गति। और यात्री क्या था, क्वेश्चन है विराम के जड़त्व का उदाहरण। देखिएगा पहला जो है यही सही है, बस के अचानक चलने से उसमें खड़ा जो यात्री होता है वो पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बस जो है वो ऑलरेडी मोशन में नहीं है, वो जो है स्थिर अवस्था में थी, अचानक गति में आई। और वहीं यात्री जो है वो भी उसमें जो है बैठा था, उसमें खड़ा था, वो भी विरामावस्था में ही था, दोनों विरामावस्था में थे। अचानक जब बस चली तो उसी के साथ उसका शरीर भी निचला हिस्सा चलने लगा, ऊपर का जो हिस्सा है वो विराम की अवस्था में रहने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि बस के अचानक चलने से उसमें जो खड़ा यात्री है वो पीछे की ओर गिर जाता है। यही सही है पहला। दूसरा इसमें जो दिया गया है, दूसरा दिया गया है, पहला सही है, इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। दूसरा इसमें एक और कह रहा है, इसको भी रिलेट करते हैं। यह है चलती गाड़ी में अचानक उतरने पर
यानी गाड़ी चल रही है, अचानक उसमें से या कोई यात्री उतर रहा है, तो ये गति का जड़त्व है। और इसमें अगला जो है, एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी में ऊपर उछाली गई गेंद, तो ये रेलगाड़ी के अंदर ही हो रहा है, यानी गति का जड़त्व इसमें शामिल है। और अगला इसमें से कोई नहीं, वो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली से मारने पर छेद हो जाता है, जबकि पत्थर से मारने पर यह चटक जाता है, किस गति का जड़त्व का उदाहरण है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर चटक जाता है, ऐसा क्यों? ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा, किस जड़त्व का उदाहरण है ये? तो ये जो है हम कहेंगे विराम जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि शीशा जो है वो विराम में है, वो गति में नहीं है। ये विराम जड़त्व का उदाहरण हो गया। क्यों जो है गोली मारने पर छेद हो जाता है? देखिए दोस्तों, गोली मारा जाता है जब बंदूक से, तो गोली जो होता है उसका रफ्तार जो होता है, वेलोसिटी इज हाई ऑफ एनी बॉल, यानी उस जो गोली है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत अधिक होती है। और एक तो ये कारण हो, दूसरा एक और कारण है कि गोली जो होती है उसका आकार एक निश्चित होता है, बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो उतना भाग जो है शीशे का तोड़ देती है और बाकी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि जो पत्थर है इसकी वेलोसिटी इज नॉट हाई, इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेग जो होगा वो हाई नहीं होगा उतना जितना कि गोली का है। दूसरी बात, इसका जो एरिया है वो अधिक हो जाएगा। एरिया अधिक होने पर, वेलोसिटी कम होने पर, किसी चीज़ पर इसको फेंकने पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही है, यानी कि शीशा जो है वो अनियमित आकार में फूट जाएगा या चटक जाएगा, यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों है ये क्वेश्चन है, द्रव्यमान कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, द्रव्यमान 2 प्रकार के होते हैं। द्रव्यमान मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से द्रव्यमान होते हैं? पहला दोस्तों जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्वीय द्रव्यमान। पहला द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान। दूसरा जो दोस्तों द्रव्यमान होता है वो गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर है वो 2 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको खासा बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।